वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है म्यूचुअल फंड में भी। ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में काम नहीं करती, क्योंकि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए तो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए। नंबर सेकेंड, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स की तरह इस फंड की एनएवी भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन सब क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेकर म्यूचुअल फंड की इवन एक्सेल शीट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे म्यूचुअल फंड में भी कंपाउंडिंग काम करती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिए। और मैं गारंटी देती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड मीन्स एक ऐसी कंपनी जो कि अपने फंड मैनेजर और अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके आपके पैसे को मैनेज करती है। तो बेसिकली 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होते हैं इक्विटी फंड, मीन्स जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक होते हैं डेट फंड्स, जो कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगाते हैं। एक होते हैं गोल्ड फंड्स, जो कि गोल्ड जैसे कि गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम एक्सेल शीट की ओर जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल मिस्टेक जो हम करते हैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। दैट इज़ कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम किस म्यूचुअल फंड के प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसी के कारण बहुत ज़्यादा लोग ये मिस्टेक कर देते हैं और एंड में उनको बहुत ज़्यादा चार्जेस उस म्यूचुअल फंड को देने पड़ जाते हैं। क्योंकि बेसिकली म्यूचुअल फंड के 2 प्लान्स होते हैं। एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान का मतलब कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एजेंट या एडवाइज़र के थ्रू, तो वो फंड आपसे एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है। एक्सपेंस रेशो मीन्स एक फ़ीस होती है म्यूचुअल फंड की जो आपसे वो चार्ज करता है। तो रेगुलर प्लान की जो एक्सपेंस रेशो होती है वो 1 से 3% तक होती है, जो कि अभी तो आपको कम लग रही है, बट थोड़ी देर बाद मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी कि 1% का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक होता है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान का मतलब कि आप डायरेक्टली उस फंड की AUM मींस एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी से उस फंड के यूनिट्स को बाय करते हो। तो इसमें कोई भी थर्ड पार्टी जैसे कि कोई एजेंट या फिर एडवाइज़र की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे फंड्स की जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जो कि ऑलमोस्ट 0.1 से लेकर 0.5% तक लाई करती है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर करती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक एक्सिस ब्लू चिप फंड लिया है। ये एक एग्जांपल है ताकि आपको क्लियर हो सके, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने इस फंड में 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की है और मैं हर मंथ अपनी इन्वेस्टमेंट में से मीन्स अपनी सैलरी में से 5000 इस फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ। यदि हम इस फंड का डायरेक्ट प्लान चूज़ करते हैं तो उसका रिटर्न होता है 16.33% का। वहीं पर यदि हम रेगुलर प्लान लेते तो उसका रिटर्न होता 14.88%। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो के बारे में। सो एक्सपेंस रेशो जो डायरेक्ट प्लान की है वो है 0.47% और वहीं पर एक्सपेंस रेशो रेगुलर प्लान की निकलती है 1.70%। अब हम चेक करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डायरेक्ट प्लान में कितनी होने वाली है। सो वो हो जाती है 4,59,000। और वहीं पर यदि हम रेगुलर प्लान की बात करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 4,34,000। मतलब कि हम रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके 24,000 लॉस कर रहे हैं। ये तो सिर्फ 5 ईयर्स की बात की है। यदि आप 10 ईयर्स के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो डायरेक्ट प्लान की वो हो जाती है 14 लाख और वहीं पर रेगुलर प्लान में होती है 13 लाख। इट मीन्स अब रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके 1,68,000 का लॉस रिकॉर्ड कर रहे हो। सो इसलिए 1% का डिफरेंस भी समय के साथ साथ इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। मतलब कि जब हम अपने फंड्स को निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो की फॉर्म में बहुत ज़्यादा टैक्स प्लस चार्जेस देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान में रखिए, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डायरेक्ट प्लान का हो, ना कि रेगुलर प्लान का।
अब हम एक्सेल शीट की ओर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। उससे पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम एक्सेल शीट की ओर जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ंड चूज़ किया है जिसका मैंने 2000 से लेकर 2021 का डेटा लिया है कि कितना उस फंड ने मुझे रिटर्न दिया है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फंड में हर मंथ एसआईपी करूँगी 8000 की। 8000 मैंने एज अ फिगर लिया है ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है थोड़ी सी इजी हो सके। आप चाहें तो 5000 6000 जितना भी आप लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं एक्सेल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिए। तो हम एक्सेल शीट को देखते हैं। तो मैं हर मंथ 8000 इस फंड में डाल रही हूँ और एक साल में मैं ऑलमोस्ट 8000 इंटू 12 इक्वल टू 96,000 मैं इस फंड में इन्वेस्ट कर दूंगी। तो अब हम देखते हैं कि जब मैंने 2000 में इस फंड में इन्वेस्ट किया तो मुझे मिलता है 34% का इंटरेस्ट, जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बना देता है 1,28,000। अब नेक्स्ट ईयर 2001 में मुझे मिलता है इस फंड से -28% का रिटर्न और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरकर हो जाती है 1,61,000। अब अगेन 2002 में मुझे अगेन -4% का इंटरेस्ट मिलता है और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगेन गिर के हो जाती है 2,47,000। मतलब कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू से मुझे मिलता है लॉस 40,000 का। अब अगेन 2003 में जब हम इन्वेस्ट करते हैं मुझे अगेन उस फंड से मिलता है -12% का रिटर्न और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर कर रह जाती है 3 लाख। अब ऐसे पॉइंट पर आप देखोगे कि 3 साल में हमारी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की लगातार गिरती जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो कि अपने पैसे को बाहर निकालने का सोचेंगे, क्योंकि 3 साल तो हो गए इस फंड ने हमें नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए, हम क्यों इस फंड में और इन्वेस्ट करें। बट आपको शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना है, आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, क्योंकि यदि हम किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की ओर जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें पता है कि मार्केट फ्लक्चुएट करेगी ही, बट लॉन्ग टर्म हमेशा जो होता है मार्केट का वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इसलिए हम इस फंड से इस पॉइंट पर नहीं निकालेंगे। तो 2004 में जब आप चेक करते हो तो आपको उस फंड से मिलता है 83% का रिटर्न और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 7,28,741 रुपीज़। अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके 2021 में देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ग्रो होकर कितनी हो जाती है। तो 2021 में हमें उस फंड से 68% का रिटर्न मिलता है और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 1.07 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1.07 करोड़। सो इस तरह से बेशक मार्केट में फ्लक्चुएशंस आई और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा हुई, बट एंडिंग में जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 1.07 करोड़। तो इस तरह से कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में भी काम करती है। ये तो सिर्फ 21 ईयर्स की बात है। मान लीजिए कि मैं और भी सालों के लिए इन्वेस्ट करती हूँ इस म्यूचुअल फंड में और बेशक मुझे 21 ईयर्स लगे 1 करोड़ कमाने के लिए, बट यदि मैं इस फंड में और भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं अपनी लाइफ का अगला करोड़ सिर्फ 5 सालों में 2026 में आप देखिए मैं कमाऊंगी 2.23 करोड़ और वहीं पर मुझे अपनी लाइफ का अगला करोड़ सिर्फ 2 सालों में मिल जाएगा 3.44 करोड़ और वहीं पर उससे अगला करोड़ सिर्फ 1 साल में 4.57 करोड़। तो इस तरह से कंपाउंडिंग बेशक स्टार्टिंग पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, बट समय के साथ साथ जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे कंपाउंडिंग हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते देते उसका कर्व एक्सपोनेंशियल वे से ग्रो हो जाता है। तो इसलिए कंपाउंडिंग लीनियर वे से नहीं, जैसे हम सोचते हैं वैसे काम नहीं करती, वो एक्सपोनेंशियल वे से काम करती है। एक्सपोनेंशियल का मतलब जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आपको 8 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्या आप मैन्युअली 1 मिनट में कैलकुलेट करके बता दोगे? नहीं ना, आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे क्योंकि मैन्युअली कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरह से कंपाउंडिंग मैन्युअली नहीं एक्सपोनेंशियल वे से काम करती है। अब हम बात करते हैं कि हमें इससे क्या लर्निंग सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, डू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म व्यू।
मतलब कि जब हम किसी फंड में या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म व्यू से देखना चाहिए। जैसे कि मैंने एक्सेल शीट में दिखाया कि 2001 से लेकर 2003 तक हमें उस फंड से नेगेटिव रिटर्न्स मिले। इस टाइम पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि शॉर्ट टर्म का सोच रहे होंगे और नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के कारण वो या तो डीमोटिवेट हो जाएंगे या फिर स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट करने का सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले ही 3 सालों में उनको नेगेटिव रिटर्न्स मिल गए। बट आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का सोचना है, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम भी यही बोलते हैं कि इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज़ अ वोटिंग मशीन बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ अ वेइंग मशीन। मतलब कि शॉर्ट टर्म में बेशक मार्केट फ्लक्चुएट करेगी बट एंडिंग में जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। नंबर सेकेंड कि जब आप एसआईपी करते हो तो आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। मतलब कि जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा एसआईपी से स्टार्ट करना है। एसआईपी मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि जब आपको अपनी सैलरी मिली उसका 10 से 20% हिस्सा आपको पहले ही एक फंड में इन्वेस्ट कर देना है। लेट्स सपोज कि आपकी सैलरी 10,000 है तो उसका 10 से 20% हिस्सा हुआ 1,000 या फिर 2,000। तो इस तरह से जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप एसआईपी करके उस फंड के उतने ही कम यूनिट्स बाय करते हो, और जब मार्केट नीचे जाती है तो आप उस फंड के उतने ही ज़्यादा यूनिट्स बाय करते जाते हो, जिसके कारण आप हर टाइम उस फंड को बाय कर रहे हो और एक एवरेज प्राइस पर आप उस फंड को बाय करते जा रहे हो। जिसका बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि जब फंड की वैल्यू बढ़ेगी तो जितने भी ज़्यादा यूनिट्स हमने बाय किए होंगे उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोल देते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अब हम लास्टली बात करते हैं कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं तो हमें किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। नंबर 1, एक्सपेंस रेशो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब हम किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमसे कितने परसेंटेज में चार्ज करता है वो ज़रूर ध्यान में रखना है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो आपको चेक करना है दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर कर कि किसकी एक्सपेंस रेशो कम है और उसको ही चूज़ करना है। नंबर सेकेंड, एग्जिट लोड। मतलब कि जब हम अपने फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करवाएंगे तो वो हमसे कितना परसेंटेज में चार्ज करेगा वो भी ज़रूर ध्यान में रखना है, जिसे हम बोलते हैं एग्जिट लोड। लास्टली, हमें उस म्यूचुअल फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है। मतलब कि पिछले 5 से 10 सालों में उस फंड ने कैसे परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। हमें ये देखना है कि उस फंड का मैनेजर कैसे है, कैसे वो अपनी टीम्स को यूज़ करके जो रिटर्न्स हैं जो इस फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कैसे बढ़ाता है। नंबर सेकेंड, उस फंड के जो रिटर्न्स हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर फंड्स, जब पेंडेमिक पीरियड चल रहा था तो कैसे रिटर्न्स उन्होंने जनरेट करके दिए हैं, और कैसे उनका जो फंड मैनेजर है वो कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको उस म्यूचुअल फंड को चूज़ करना है। यदि आपको इनमें से कोई भी पैरामीटर मैच करता हुआ ना मिले तो आपको उस म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है म्यूचुअल फंड में। नंबर सेकेंड, हमने एक्सेल शीट के थ्रू भी देखा कि बेशक मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है बट स्टिल लॉन्ग पीरियड में हमेशा ग्राफ स्टॉक मार्केट का ऊपर ही जाता है। नंबर थर्ड, हमने लर्निंग सीखी, क्या क्या हमें सीखने को मिलता है कंपाउंडिंग से। नंबर फोर्थ, हमें कैसे म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।